नमस्ते, मेरा नाम नमन है और आप देखना शुरू कर चुके हैं काफिला। आज काफिला में बात होगी क्रिकेट की, बात होगी एशिया कप की और उस महामुकाबले की जिसका हम सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, यानी भारत बनाम पाकिस्तान। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथी और क्रिकेट पर जिनकी अच्छी खासी जानकारी है, उद्देश मिश्र। उद्देश, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं उद्देश्य हूँ और धन्यवाद नमन। को पहले बता दिया है कि तुम उद्देश्य हो, अब तुम ये बताओ कि क्या होगा 14 को। कैसे देख रहे हो, बिना रोको के पाकिस्तान को रोक पाएंगे कि नहीं? निश्चित तौर पे जैसे हमने हर बार पाकिस्तान को हराया है, इस बार भी हम उन्हें पटकनी ही देंगे। दे देंगे? बिल्कुल। स्क्वाड देखे हो? स्क्वाड देखे हैं और बताओ। बहुत निश्चिंत हूँ मैं कि बिल्कुल इस बार भी हम उन्हें पटकनी ही देंगे। तो बताओ फिर कौन कौन हमारे शेर हैं जो चीते उतरेंगे मैदान में इस बार? तो पाकिस्तान को हराने के लिए और एशिया कप पर अपना हाथ जमाने के लिए जो टीम चुनी गई है, उसमें सूर्य कुमार यादव हमारे कप्तान हैं, शुभमन गिल कप्तान है, तिलक वर्मा जो एक ऑलराउंडर है, लेकिन उनको बैटर के तौर पे ही टीम ज्यादातर रिंकू उतारती है, और रिंकू सिंह उसके अलावा एक और बल्लेबाज हैं। बाकी तो आप जानते हैं कि गौतम गंभीर के एरा में ज्यादातर वो दांव जो है ऑलराउंडर्स पे लगाया जाता है। तो ऑलराउंडर्स में हमारे पास होंगे अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, और स्पिन डिपार्टमेंट की जो जिम्मेदारी है वो दी गई है कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती को। अरे फिर वही बात, बापू भूल गए? नहीं, बापू अपने वो ऑलराउंडर्स में आ जाते हैं हमारे बापू ना, तो वो बल्लेबाजी भी उसी प्रकार की करते हैं। उतनी कमाल है। और विकेट कीपर के रूप में हमने इस बार लिया है संजू सैमसन को, और एक नया दांव खेला गया है एक नए लड़के पर जिसका नाम है जितेश शर्मा। हाँ। जबकि तेज गेंदबाजी की कमान सौंपी गई है जसप्रीत बुमराह, हर्षदीप सिंह और हमारे कोच के चहीते तेज गेंदबाज हर्षित राणा पर। तो ये देखने वाली बात होगी कि अर्शदीप और बुमराह का साथ कैसे निभाते हैं हमारे राणा साहब, जो कि काफी एग्रेशन के साथ गेंदबाजी करते हैं। कुल मिला के अपनी टीम जो है वो आईपीएल वाले नामों से भरी पड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था पिछले कुछ महीनों में भारतीय टीम के लिए और अपनी आईपीएल टीम के लिए, ज्यादातर नाम वही हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। ये तो हुई भारत की बात। अब बात कर लेते हैं पड़ोसी पाकिस्तान की। उसके पहले मुझे लगता है कि हमें बात करनी चाहिए कि जो एक दो बल्लेबाज और गेंदबाज छूट गए आएंगे, लेकिन पहले उनकी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अपने में तो रोको खुद ही रुक गए। जी। और जो उनके थे बाबर, बारी इस बार बारी उनका नंबर नहीं आया। बाबर और रिजवान लगातार बारी इस बार नहीं आई। मिस्टर बाबर जो हैं, जिनको कि पाकिस्तान का किंग कहा जाता है, उनकी जो आखिरी सेंचुरी आई थी उसको आए लगभग 75 से 80 पारियां हो गई हैं। तो और उनका स्ट्राइक रेट भी T20 में बहुत ही साधारण है। जिम्बाबर भी उनको बहुत सारे जो क्रिकेट फैंस हैं वो कहते हैं, और अक्सर ये ट्रेंडिंग में रहता है जिम्बाबर करके। और दूसरे हैं रिजवान। तो पाकिस्तानी टीम ने भी अपने भविष्य को देखते हुए इस बार नए लड़कों को मौका दिया है, जो कि उनके लिए भी मुझे लगता है अच्छा है, क्योंकि आप 2021। अच्छा, ये तो बाबर और रिजवान की बात हो गई। नसीम के साथ क्या दिक्कत हो गई? नसीम के साथ ठीक फेंकता था। नसीम अच्छा प्रदर्शन तो कर रहा था, लेकिन हालिया शायद पीएसएल में उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा होगा। हालांकि उतनी पाकिस्तान तो पीएसएल देख के बिल्कुल पीएसएल उनके यहाँ का आईपीएल है, उसको कंपेयर करते हैं वो आईपीएल से, दूसरी सबसे बड़ी लीग, और अपने नज़र में तो सबसे अच्छी लीग जो है वो पीएसएल को कहते हैं। तो पीएसएल के बिना पर बहुत सारे गेंदबाजों और बल्लेबाजों को इस बार उन्होंने चुना है, नए लड़कों पर दांव लगाया है। देखना होगा कि अभी तक तो ठीक है कि वो बायलैटरल्स में अच्छा करते रहे हैं। अभी भी उनके पास अगर बात की जाए उनकी तेज गेंदबाजी की, तो उनके पास अभी भी शाहीन शाह अफरीदी और हारिस राउफ, ये दोनों अभी भी उनके मेन प्लेयर्स हैं। हाँ बिल्कुल, ये दोनों अच्छे हैं। और शाहीन का प्रदर्शन भी देखोगे तो शॉर्टर फॉर्मेट्स में अच्छा ही रहा है। शॉर्टर फॉर्मेट में अच्छा ही रहा है। T20I में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। हारिस भी कहते हैं कि पाकिस्तान की टीम ना T20 में वनडे से ज्यादा बेहतर टीम है। वो सही ही कहते हैं, क्योंकि 4 ओवर डालने में और 10 ओवर डालने में और पूरा एक सेशन और 2 सेशन 3 सेशन गेंदबाजी करने में अंतर होता है। तो 4 ओवर तो
डाला जा सकता है अच्छा, लेकिन टेस्ट के लिए उनके पास गेंदबाज नहीं है। टेस्ट से याद आया, अपने यहाँ जो अभी टेस्ट टीम गई थी हैं जी, उसमें नाम थे श्रेयस अय्यर साहब हैं, श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल। नहीं, उसमें भी श्रेयस अय्यर का नाम नहीं था, यशस्वी उसमें थे। हाँ यशस्वी थे, माफ करिएगा दर्शकों, मैं भूल रहा हूँ। श्रेयस अय्यर, मुझे T20 से याद है, श्रेयस अय्यर अपने पंजाब को फाइनल में लेके गए। बिल्कुल, उस समय भी श्रेयस अय्यर का नाम उठा था और बुमराह दौरे पे, बुमराह की अब भी श्रेयस अय्यर को मौका नहीं दिया गया, उस कप्तान को जिसकी टीम गई है फाइनल में इस बार। बुमराह की वो परफेक्ट यॉर्कर्स पे अगर कोई चौका निकाल सकता था हाँ, तो फाइन लेग पे तो वो श्रेयस अय्यर ही निकाल सकते थे। और वो अजीबो गरीब शॉट, और एक बार कोई करता है तो तुक्का होता है, लेकिन जब उसको 2 बार 3 बार दोहराया जाए तो तुक्का नहीं रहता, वो प्रॉपर एक शॉट होता है भाई ये दोनों लोग, जबकि दोनों का प्रदर्शन ठीक ठाक था। अगर आईपीएल ही मान लें तो फिर आईपीएल में यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर दोनों का प्रदर्शन ठीक था। देखो, यशस्वी को बाहर करने का जो रीजन अभी तक मुझे नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि जो टीम है वो एक नए कप्तान को तैयार करने में जुटी हुई है, और जिसकी दावेदारी अभी तक टेस्ट के बाद अब T20I में भी हमें पेश करते हुए शुभमन गिल दिखेंगे, और वो वनडे के भी मेरे ख्याल से उप कप्तान हैं। तो भारतीय टीम जो है एक नया कप्तान तैयार कर रही है। मतलब हम ये क्या मान ले कि जो टीम है अब T20 की अलग टीम रहेगी, वनडे की अलग रहेगी, हाँ, और टेस्ट की अलग रहेगी। हाँ, लेकिन तीनों में शुभमन गिल कॉमन रहेंगे, क्योंकि गिल कॉमन रहेंगे। भले उनकी रैंकिंग नीचे हो, भले उन्होंने T20I में इतने बड़े झंडे ना गाड़े हो जो जिसको कि यशस्वी जायसवाल ने गाड़ा है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो टेस्ट के कप्तान हैं तो के ऊपर कैसे कापा बरस रही है। तो गिल क्या है गिल में? गिल के साथ दिल का मामला है ना, दिल का मामला है। हाँ, गिल के साथ मामला है, दिल का मामला। अजीत आगरकर और हमारे कोच साहब गौतम गंभीर का जो दिल है वो गिल से जुड़ चुका है। और टेस्ट में 2-2 की सीरीज जैसे उन्होंने जिताई या बराबर की, उसको जीता ही माने हम, जितनी हमारी नई टीम थी इंग्लैंड के खिलाफ, तो अब उनका मामला जो है वो दिल से जुड़ गया है। मतलब किंग गया है तो प्रिंस अब रहेगा ही रहेगा। यशस्वी के साथ बहुत अनफेयर है क्योंकि वो अभी 10वीं ICC T20I रैंकिंग होल्ड करते हैं, तो उनके लिए तो खराब है वो। प्लस जो हमारी टीम जीती 2024 में T20I वर्ल्ड कप, उसका भी वो हिस्सा थे। वही चीज है ना, उसका भी वो हिस्सा था, और अनुभव भी है। ये बात हो रही थी एक समय कि क्या रोहित और यशस्वी ओपनिंग करने वाले हैं या रोहित और विराट ओपनिंग करने वाले हैं, लेकिन अब आप देखिए अब वो स्क्वाड में भी नहीं है, उससे भी बाहर है, और उनसे शायद ये भी कह दिया गया है, रिपोर्ट्स जो आ रही हैं कि आपको जो अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना है वो टेस्ट पे करना है, क्योंकि ना आपकी वनडे में मतलब क्या पुजारा बनने की राह पे हैं। बिल्कुल, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि आप वनडे में भी देखें तो उनके लिए कहीं से भी जगह नहीं है। बनाने की कोशिश टीम कर रही थी, लेकिन श्रेयस अय्यर भी हैं हमारे पास और KL राहुल भी हैं, तो कोई ऐसा प्लेयर है नहीं जिसने कुछ खराब किया हो और जिसकी जगह पे आप यशस्वी को जगह दे सकें। अब फटाफट, क्योंकि हमारा वीडियो लंबा हो रहा है, हमको थोड़ा, हम इस पे और भी सीरीज लाएंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा और आप कमेंट करके हमें कहते रहेंगे कि इस पे और वीडियो बनाए, तो हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हमें इनको बुलाते रहेंगे और आपको वीडियो देते रहेंगे। फिलहाल इस पे बात कर लेते हैं कि प्लेइंग 11 क्या रहेगी टीम इंडिया की, कौन कौन रहेगा, जो लगभग फाइनल है कि ये 11 तो तीनों मैच, और आगे भी हमको लग रहा है इंडिया तो फाइनल आराम से खेली जाएगी, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। मुझे कौन सी रहेगी टीम? मुझे जो लगता है कि जो टीम होनी चाहिए तो उसमें ओपनिंग में शुभमन गिल, उनके साथ देंगे अभिषेक शर्मा, क्योंकि वो बॉलिंग का भी एक ऑप्शन लेके आते हैं। 3 नंबर पे तिलक वर्मा, अगर लेफ्ट हैंडर आउट होता है तो तिलक, और अगर राइटी आउट होता है तो सूर्य कुमार यादव कप्तान साहब। 5 नंबर पर हमारे हार्दिक पांड्या, 6 नंबर पे आप शिवम दुबे को रख लीजिए। तो फिर सैमसन साहब कहाँ गए? बताता हूँ। 7 नंबर पे हमारे अक्षर पटेल, 8 नंबर पे आप जितेश शर्मा को, जहां तक मुझे लगता है आप उनको देखेंगे, क्योंकि अभी तक सैमसंग की जो दावेदारी है कि सैमसंग की जगह जितेश शर्मा को दिया जाएगा, क्योंकि अगर आप 4 नंबर के नीचे सैमसंग को खिलाते हैं, प्लेइंग 11 में जगह देते हैं, तो उस हिसाब से उनका प्रदर्शन जो है वो गिर जाता है।
जो उनका टॉप लेकिन क्या आपको लगता प्रदर्शन है कि हमने देखा सैमसंग है, जैसे प्लेयर को फिर आपको लिया ही क्यों अगर आपको प्लेइंग 11 नहीं खिलाना? वो मेरे आपको ख्याल से बाहर बिठाना है, इतने अनुभवी player बैकअप को। ओपनर के तौर पे रहेंगे वो। तो अगर क्या आपको लगता है कि सैमसंग को बैकअप विकेट कीपर के तौर पे लिया गया है? बैकअप विकेट कीपर प्लस बैकअप ओपनर दोनों काम जो है वो सैमसंग से लिया जाएगा। अगर तिलक वर्मा को बाहर रखा जाता है तो हो सकता है हमें सैमसंग 3 नंबर पर या 4 नंबर पर खेलते हुए दिख जाए, जिसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि तिलक वर्मा की T20I रैंकिंग जो है अभी वो 2 है। अभिषेक शर्मा के बाद वो दूसरा स्थान T20I रैंकिंग में होल्ड करते हैं। तो इस हिसाब से जो मुझे लगता है, और इसके बाद जो मुझे स्पिन के डिपार्टमेंट में लगता है वरुण चक्रवर्ती, जिनका साथ पहले ही अक्षर पटेल देते हुए दिखेंगे, और इसके बाद जो दो तेज गेंदबाज हैं वो बुमराह और हर्षदीप हैं। अगर हर्षित राणा को किसी मतलब छोटी टीमों के खिलाफ मौका दे दिया जाता है तो अलग बात है, ओमान या यूएई के खिलाफ, वरना तो आपको हर्षदीप और बुमराह की ही जोड़ी T20 वर्ल्ड कप वाली दिखेगी। आपको बापू भी दिखेंगे? बापू तो निश्चित तौर पे दिखेंगे, वो अभी इंडिया के सबसे अच्छे ऑलराउंडर्स में एक है। क्रिकेट एक्सपर्ट हम जिनको कहें उद्देश्य की माने तो संजू सैमसन जो है वो प्लेइंग 11 में हिस्सा नहीं बन पाएंगे। बिल्कुल। क्या आपको भी यही लगता है कि संजू सैमसन हिस्सा नहीं बनेंगे? ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और हम चाहेंगे कि आप अपनी भी प्लेइंग 11 जरूर बताएं कि आपके हिसाब से कौन सी प्लेइंग 11 जाएंगी, और क्या आप उद्देश्य की बात से सहमत हैं कि संजू सैमसन की इस टीम में कोई जगह नहीं है। फिलहाल इस बड़े मुकाबले पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें काफिला।